नमस्कार, अनादि टीवी में आपका बहुत स्वागत है और मैं हूं आपके साथ अनुपमा खोपरे। मध्य प्रदेश वासियों के लिए आज का दिन बेहद खास है क्योंकि डॉक्टर मोहन यादव सरकार का पहला अंतरिम बजट आज पेश किया जाएगा। वित्त मंत्री जगदीश देवड़ा बजट पेश करेंगे। इस फाइनेंशियल ईयर के पहले 3 महीनों के लिए ये बजट करीब 1 लाख करोड़ का होगा, जिसमें इंफ्रास्ट्रक्चर, इंडस्ट्रियल, महिला, किसान, आदिवासी और युवाओं को केंद्र में रखकर कई प्रावधान किए जा सकते हैं। अंतरिम बजट में सड़क नेटवर्क को मजबूत करने, एक्सप्रेस वे के निर्माण को गति देने, औद्योगिक केंद्रों के विकास, स्टार्टअप को प्रोत्साहन देने के लिए संशोधित नीति के अनुरूप अनुदान देने के लिए भी राशि का प्रावधान किया जा सकता है। हालांकि सरकार अंतरिम बजट होने के चलते कोई नई घोषणाएं नहीं करेगी। मुख्य बजट लोकसभा चुनाव के बाद जुलाई में मानसून सत्र के दौरान पेश किया जाएगा। तो देखिए, आज मोहन सरकार का अंतरिम और पहला बजट पेश होने वाला है और वित्त मंत्री जगदीश देवड़ा ये बजट पेश करने वाले हैं, जो अपने आप में काफी खास और महत्वपूर्ण माना जा सकता है। आपको बता दें कि लगातार देखा जा रहा था कि किस प्रकार से ये बजट को लेकर चर्चाएं चल रही थी और इसी के तहत लेखानुदान यानी कि अंतरिम बजट मोहन सरकार का आने वाला है। कैसा ये बजट होगा, तमाम ऐसे सवाल है जिसके आज जवाब लेंगे और इसी पर खास चर्चा के लिए हमारे साथ में मेहमान भी जुड़ गए। उनका तारुफ मैं आपसे करवा देती हूँ। प्रियंका दुबे बीजेपी की ओर से, नीलाभ शुक्ला कांग्रेस की ओर से और राकेश सिंह वरिष्ठ पत्रकार है और उसके साथ ही रमेश शर्मा वरिष्ठ पत्रकार हमारे साथ में जुड़े हुए हैं। आप सभी मेहमानों का बहुत स्वागत है अनादि टीवी में। सबसे पहले मैं चर्चा की शुरुआत करूंगी और बीजेपी से जानना चाहूंगी कि आखिर जो जनता की उम्मीदों वाला ये बजट माना जा सकता है, इस बजट को कितनी उम्मीदें जताई जा रही है कि जनता की उम्मीदों पर ये बजट खड़ा उतरेगा? हाँ, देखिए, जैसे इसके पहले भी जो हमारा बजट लास्ट ईयर जो फाइनल बजट था वो जनता का बजट कह करके डिसाइड किया गया था जी और उसके भी आज देखा जाए ग्राउंड लेवल पर पूरी तरीके से अप्लाई किए जा रहे हैं और आगे भी कंटिन्यूअस रहेंगे। ये चीज हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी ने सदन से भी ऐलान किया कि जो भी अगर हम बात करते हैं कि ग्राउंड लेवल पे गरीबों के लिए जो भी योजनाएं बनाई गई हैं वो सतत रहेंगी, आगे भी उनके बेनिफिट्स मिलते रहेंगे। ये जी लेखानुदान बजट है या जिसे हम कह सकते हैं आंतरिक बजट है, तो माननीय हमारी वित्त मंत्री जी सीतारमण जी ने भी ये बात कही, निर्मला सीतारमण जी ने भी बात स्वीकार की है कि इसमें किसी प्रकार की बहुत ज्यादा घोषणाओं की, रिबेट्स की या इन सब चीजों की अभी उम्मीद करना गलत है। जो फाइनल बजट हमारा इश्यू होगा उसमें इस चीज पर ध्यान दिया जाएगा और कोशिश ये की जाएगी कि जो भी बजट जो आए वो हमारे गरीबों के लिए, अन्नदाताओं के लिए, युवाओं के लिए और नारियों के लिए स्वर्णिम मध्य प्रदेश का निर्माण करने वाला हो। जी जी बिल्कुल प्रियंका जी, जो जिस प्रकार से उम्मीदें भी जताई जा रही है और कहा जा रहा है कि इंफ्रास्ट्रक्चर को मजबूत करने के लिए, महिलाओं के सशक्तिकरण के लिए, किसानों के हित के लिए ये बजट कहीं ना कहीं काबिल तारीफ होगा, लेकिन इसी की उम्मीद जताई जा रही है। लेकिन उम्मीदों पर कितना खड़ा उतरेगा वो तो बजट पेश होने के बाद स्पष्ट हो जाएगा। ठीक है, मैं कांग्रेस की भी प्रतिक्रिया ले लेती हूँ। नीलाभ जी हमारे साथ में जुड़े हुए हैं। नीलाभ जी, क्या उम्मीद कर रहे हैं इस अंतरिम बजट से? मुझे ऐसा लग रहा है ये चुनावी लॉलीपॉप दी जाएगी, लोक लुभावन घोषणा इसमें की जाएगी, कहीं न कहीं से चुनाव तक चलाया जाएगा। अब देखिए, अब मैं एक बहुत हकीकत बता रहा हूँ, इनकी स्थिति ये लगभग सभी निकायों में कई दिनों से तनख्वाह नहीं बटी, वेतन नहीं मिला कर्मचारियों को, निकायों की हालत बहुत खस्ता है। इंदौर के हालिया घटना है कि बड़े ठेकेदार ने आत्महत्या कर ली इसलिए कि उसे भुगतान नहीं दिया जा रहा है। कई ठेकेदारों, कई निकायों, चाहे ग्वालियर ले लो, भोपाल ले लो, इंदौर ले लो, देवास, कई निकायों की मैं लिस्ट बता सकता हूँ जब तनख्वाह नहीं मिल पा रही और ठेकेदारों को पेमेंट नहीं मिल पा रहा। उसकी वजह है कि सरकार के पास पैसा नहीं है। मध्य प्रदेश में 370 योजनाओं पर आर्थिक तंगी से उन पर रोक लगा दी। TOI, टाइम्स ऑफ इंडिया सर्वे किया, बड़ा अखबार है, कोई कांग्रेस का सर्वे नहीं है, टाइम्स ऑफ इंडिया सर्वे किया कि 370 योजनाओं पर आर्थिक तंगी की वजह से, जिसमें किसान, कारोबारी, छात्र, मेट्रो ट्रेन, मुख्यमंत्री ऋण समाधान योजना, प्रधानमंत्री सड़क योजना, मॉडल स्कूल, टंटिया भील का मंदिर जिसके नाम से इन्होंने भ्रमित करके आदिवासी वोट कबाड़ है वो रोक दिया गया, कैरियर फेयर रोक दिया गया। मतलब कुल मिला के नई सरकार ने 2000 करोड़ का कर्ज लिया आते ही, उसके बावजूद 370 योजनाओं पर रोक लगा दी गई है। लाडली बहना चलाना इनकी मजबूरी हो गई है, बड़ी मुश्किल से किस्त देते जा रहे हैं। मैं दावे से कह सकता हूँ कि लोकसभा चुनाव के बाद इसकी किस्त आना बंद हो जाएगी, क्योंकि इनकी मजबूरी है, सामने चुनाव है, अब ये लाडली बहना बंद नहीं कर सकते हैं। देखिए अभी कल की एक अखबार में न्यूज पढ़ा था, लाडली बहना ने 6 लाख ओबीसी छात्रों की 482 करोड़ की स्कॉलरशिप रोकी। लाडली बहना योजना की वजह से 482 करोड़ की स्कॉलरशिप, जो ओबीसी 6 लाख बच्चे हैं उनकी स्कॉलरशिप रुक चुकी। सरकार पास पैसा ही नहीं है। प्रति व्यक्ति
जो माँ के गर्भ में बच्चा जन्म लेता है मध्य प्रदेश में 50,000 के कर्ज के कलंक के साथ जन्म लेता है, प्रति व्यक्ति 50,000 कर्ज है। अब आप जो घोषणाएं करें, मुझे ये बताएं कि आपके आय के साधन क्या है। ऐसी भारी भरकम टैक्स आपने लगा रखा है हर चीजों पर, उसके बाद आपका जो पैसा है वो तो सही मायने में खर्च नहीं हो रहा है। अभी आपको केक की रिपोर्ट देखी हुई, केक एक बड़ी संस्था है जिसका सरकार पे नियंत्रण होता है, सरकार का पैसा कहाँ जा रहा है, कहाँ खर्च हो रहा है, जो योजना समय पर हो रही है या नहीं हो रही। केक ने रिपोर्ट पेश करी है, केक की रिपोर्ट को भी इनके एक विधायक ने कहा कि रिपोर्ट गलत है, उसको ही नकार दिया। सरकारी संस्था जो रिपोर्ट दे रही है, जो बता रही है कि 14,000 करोड़ का नुकसान हुआ है सरकार को, सब योजनाओं में बंदरबाट हुई है, वन योजना में, पीएचई में, तमाम योजनाओं ने केक ने रिपोर्ट प्रस्तुत करी, सरकारी संस्था ने, उसको भी इन्होंने सिरे से नकार दिया। रामेश शर्मा जी ने बोले कि रिपोर्ट गलत है, फिर कहते हमने पढ़ी, उस पर तुल रहा है कि मैंने रिपोर्ट पढ़ी ही नहीं। अरे जब आपने रिपोर्ट पढ़ी नहीं तो रिपोर्ट गलत कैसे बता रहे हो? मतलब सरकारी संस्थाओं पर भी इन्हें भरोसा नहीं है। जो इनके ठकुर सुहाती बातें करे, इनकी चालीसा गान करे, इनका स्तुति गान करे, वो अच्छा, तो सरकारी रिपोर्टों पर भी सवाल खड़ा कर रहे हैं। तो जो बजट आएगा, बड़ा मैं विषय पे आ रहा हूँ, जो बजट आएगा, आप जो भी लोक लुभावन घोषणाएं करेंगे या बेटी लॉलीपॉप देंगे जनता को, उसके लिए फंड की व्यवस्था क्या है? ठीक है, मैं इसका सवाल का जवाब लूंगी, लेकिन हमारे वरिष्ठ पत्रकार भी हमारे साथ में जुड़े हुए हैं, उनसे पहले प्रतिक्रिया ले लेती हूँ। रमेश शर्मा जी हमारे साथ में जुड़े हुए हैं। रमेश जी, क्या इस बजट से मध्य प्रदेश की दिशा और दशा दोनों बदलेगी? देखिए, मोटे तौर पर पहली बात तो ये हम समझ ले कि ये बजट नहीं है, ये लेखानुदान है। लेखानुदान है ना, लेखानुदान है। तो लेखानुदान में अगले कुछ माहों के लिए काम चलाऊ व्यवस्था होती है। उसमें ना तो कोई बड़ी घोषणा होती है और ना कोई बड़ा कार्यक्रम लागू होता है। आमतौर पर जो काम सरकार के चल रहे हैं उनको यथावत रखने की बात होती है। अब क्योंकि ये जो यद्यपि कई इतिहास में ऐसे उदाहरण तो हैं कि लेखानुदान में भी कुछ नए टैक्स लगे हैं, कुछ नई रिबेट दी है, लेकिन ऐसे उदाहरण बहुत कम है। आमतौर पर परंपरा यथास्थिति को बनाए रखने की होती है। तो अब चूंकि सन्निकट लोकसभा चुनाव है, तो इसलिए इस बात की संभावना बिल्कुल नहीं है कि किसी नए प्रकार का इसमें कोई टैक्स लगेगा, इसकी संभावना नहीं है। और चूंकि सरकार की माली हालत खराब है, इसलिए कोई बड़ी छूट दी जाएगी, इसकी संभावना भी इसमें मुझे बिल्कुल नहीं दिख रही। ना तो किसी तरह की बड़ी छूट हो सकती है इसमें, ना कोई बड़ा टैक्स हो सकता है। एक बात इसमें जरूर हो सकती है कि पिछले जो बजट था उससे लगभग 15 या 20% इसमें इंक्रीजमेंट हो सकता है। आय को भी बढ़ा करके दिखाई जा सकती है और खर्च को भी बढ़ा करके दिखाए जा सकते हैं। और ये जो 20% आय दिखाने का जो तरीका होगा, वो कहीं ना कहीं वो जो सरकार के पास राजस्व आता है उसमें गड़बड़ी को रोक करके या अपनी व्यवस्था को सुधार करके या वसूली को सुधार करके या सिस्टम को सुधार करके, या मान लीजिए बड़े हुए टैक्स पेयर हैं उनको, जैसे जीएसटी है या और दूसरे भी जो बिक्री कर है, बड़े हुए टैक्स को सुधार करके किस प्रकार आय बढ़ा सकते हैं, तो वो लगभग इसमें से 15 से, जो मेरा अनुमान है कि 15 से 20% इसमें आय बढ़ने की स्थिति हो सकती है। और दूसरा, इस बजट में खासतौर से वो जो रियायत वाली घोषणाएं हैं उनका प्रावधान हो सकता है, विशेषकर खासतौर से अब लाडली बहना को तो हम देख रहे हैं कि सरकार ने कंटिन्यू की है। और इस बजट में वो घोषणा कर रहे हैं या बजट के बाहर कर रहे हैं, समर्थन मूल्य के साथ जो सरकार ने दिया है कि वो समर्थन मूल्य सरकार का, केंद्र सरकार ने शायद 2200 जो भी निर्धारित किया हुआ है, उसमें जो इन्होंने बढ़ा करके देने की बात की थी कि 2700 रुपया और 3100 रुपया, ये राशि का इसमें प्रावधान इसमें कुछ न कुछ हो सकता है। तो कुल मिलाकर के ये बजट, अभी जैसे हमने केंद्र सरकार का बजट देखा तो उसमें ना तो बहुत आलोचना की कोई गुंजाइश है और ना बहुत प्रशंसा की कोई गुंजाइश है। या जैसे छत्तीसगढ़ का बजट आया उसमें भी ना आलोचना की गुंजाइश ना प्रशंसा की गुंजाइश है। मुझे इसी तरह का बजट यहाँ दिखता है कि ना तो वो जो लेखानुदान जो दिखता है कि ना तो उसमें बहुत आलोचना की गुंजाइश होगी, ना उसमें बहुत प्रशंसा की गुंजाइश होगी, वो सब होगा, ऐसा मेरा अनुमान है। जी, निश्चित तौर पर कहीं ना कहीं एक बड़े घोषणा की उम्मीद इस बजट से नहीं की जा सकती। जाहिर तौर पर अंतरिम बजट है, लेखानुदान है, इसलिए बड़ी घोषणाएं तो सरकार नहीं करेगी, लेकिन फिर भी जनता को उम्मीदें काफी सारी है क्योंकि मोहन सरकार अपनी सरकार का पहला बजट पेश करने वाली है। आगे रुक कर लेती हूँ, हमारे साथ में राकेश जी भी जुड़े हुए हैं, उनका रुक कर लेती हूँ। राकेश जी, क्या उम्मीद कर रहे हैं, क्या खास से हो सकता है इस बजट में, किस खास की आस लगा रहे हैं आप? मुझे आज जो लेखानुदान आ रहा है उसमें लगता है कर्मचारियों की डीए में वृद्धि होगी। लगभग 56% के आसपास डीए मध्य प्रदेश के कर्मचारियों को मिलने की संभावना है जी। कि किसी तरह प्रधानमंत्री एक्सीलेंस कॉलेज जो है उसके लिए बजट में रखा जाएगा प्रावधान।
और उस तरह से कुछ नई योजनाएं आएंगी। क्योंकि लोकसभा का चुनाव सामने है और सत्तारूढ़ दल का सारा केंद्रीकरण जनजाति समूह पर है, तो 23 जिलों में कुछ नए कार्य भी शुरू होने की संभावनाएं दिखती हैं। या अभी क्या होगा ये तो लेखानुदान प्रस्तुत होने के बाद ही पता लगेगा। लेकिन अभी जो सामने एक रोजी सा पिक्चर दिखाई देता है, वो देखता है कि मध्य प्रदेश में भी पूंजीगत व्यय 56,256 करोड़ रुपए का प्रावधान है, जिसे 60,000 करोड़ तक ले जाने की संभावनाएं दिखाई दे रही हैं। इसमें सिंचाई योजनाएं भी हैं, इसमें रोड्स भी हैं, इसमें मेडिकल कॉलेज भी हैं, इसमें कर्मचारियों का महंगाई भत्ता भी है और इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट भी दिखता है। लेकिन ये सब सदन में जब लेखानुदान प्रस्तुत हो जाएगा 4 महीने के खर्च के हिसाब से, तब समझ में आएगा। अब प्रश्न ये है कि लेखानुदान क्यों आ रहा है जी। उसका कारण ये केंद्र ने भी लेखानुदान लिया है जी। मध्य प्रदेश सरकार केंद्र के का अगर बजट आ जाता तो मध्य प्रदेश सरकार को लेखानुदान पेश नहीं करना पड़ता, लेकिन क्योंकि केंद्र का बजट नहीं आया है और अनुदान के रूप में जो धनराशि वहां से मिलना है वो जब तक स्पष्ट नहीं होगा तब तक मध्य प्रदेश में भी लेखानुदान पर ही काम चलेगा। जी ठीक है, अब मैं रुक कर लेती हूँ प्रियंका जी का। जिस प्रकार से नीलाभ जी के द्वारा कई सारे आरोप यहाँ पर लगाए गए थे बीजेपी पर, प्रियंका जी, नीलाभ जी का साफ तौर पर कहना है कि लाडली बहना योजना की जो किस्त मिल रही है वो सिर्फ 2024 के चुनाव तक मिलेगी, इसके बाद में बंद कर दी जाएगी। देखिए, उनका आरोप लगाना उनका धर्म है, परंतु इस चीज को इन्होंने ड्यूरिंग इलेक्शन भी आरोप लगाया कि किस्त, खुद ऑब्जेक्शन भी लगाया कि किस्त नहीं डलनी चाहिए, जबकि ऑनगोइंग स्कीम थी तो बेनिफिट लोगों को मिले। परंतु इन्हीं का एक आरोप भी था और इन्होंने अपने प्रयास भी किए कि ड्यूरिंग इलेक्शन जो है वो दिसंबर की किस्त नहीं आनी चाहिए, परंतु वो लाडली बहनों के खाते में पहुंची। और उसके बाद इन्होंने कहा कि अब चूंकि विधानसभा इलेक्शन हो गए हैं तो जनवरी की किस्त नहीं आएगी, क्योंकि इलेक्शन हो गए हैं, लोग जीत चुके हैं, परंतु लाडली बहनों के खातों में फिर किस्त चली गई। लेकिन कांग्रेस तो ये भी कह रही है कि 3,000 की बात कही गई थी लाडली बहना योजना के तहत, 3,000 कब मिलेंगे ये भी कहा जा रहा है कांग्रेस की ओर से। हाँ, मैं वही कह रही हूँ, आपके माध्यम से आप लोगों ने भी बहुत अच्छे से उसको मतलब समझाया है। जिस भी मंच पे से लाडली बहना की 3,000 किस्त की बात की गई तो ये बात बार बार आदरणीय हमारे पूर्व मुख्यमंत्री जी ने कही थी कि पहले 1,000, फिर 1,250, फिर 1,500, फिर 1,750, फिर 2,000 और फिर 2,250। और उनको भी मालूम था कि ये लोग इस प्रकार के शायद शब्द बोलेंगे, क्योंकि वो भी कहीं ना कहीं अनुभव रखते हैं। तो उन्होंने अलग अलग स्लैब बोले थे, बिल्कुल बोले थे मंच पे से कि मैं 2,500 पे, 2,750 पे 3,000 दूंगा और 3,000 तक लेके जाऊंगा। वो हमेशा ये बोलते थे, तो हमें भी लगता था कि वो हमेशा ऐसे क्यों बोलते हैं, पर आज हमें भी लगता है जब ये लोग 3,000 पे सीधे आ जाते हैं तो हमें भी लगता है कि उन्होंने बहुत अच्छे से समझाया था, इनकी बुद्धि को समझते हुए कि ये हमेशा सीधे 3,000 की बात करेंगे। तो जब 1,250 तक आ गए हैं तो अभी 1,500 तक तो आने दीजिए, फिर 1,500 से 3,000 के लिए भी समझा दिया उन्होंने कैसे कैसे बढ़ाए जाएंगे। तो शांति रखिए, बिल्कुल आराम से बैठिए कि बिल्कुल जो बहनों के पास में जो पैसा जा रहा है, जो उनकी मूलभूत आवश्यकताओं को पूरा करने की एक क्षणमात्र कोशिश है, तो उसके लिए हम लोग वचनबद्ध हैं और उसको आगे भी सतत रखेंगे। और ये बात माननीय मुख्यमंत्री जी ने भी सदन में आकर के कही कि जो योजनाएं चल रही हैं, इसके पहले भी हम बैठे थे इस लेकर के जब कहा गया था योजनाएं बंद की जाएंगी। मेरा बस यही मानना है कि किसी भी सरकारी दस्तावेज पे ऐसा आदेश बता दीजिए, ऐसा कोई गजट बता दीजिए जिसपे ये लिखा हो कि ये योजनाएं जो है वो बंद की जा रही हैं या बंद की जाएंगी। एक अनुमानित होना, सर्वे रिपोर्ट होना, ये सब चीजें डिफरेंशिएटेड व्यक्ति अपने अपने विवेक अनुसार और अपनी अपनी योजनाओं अनुसार या अपनी अपनी कंपनी और अपने सर्वेयर के अनुसार करवाते हैं। मैं उस चीज का मना नहीं करती हूँ, वो भी कहीं कुछ मायने रखती होंगी, परंतु वो 100% ऑथेंटिक हो ये चीज हम लोग स्वीकार नहीं कर सकते जबकि हमें कोई सरकारी दस्तावेज पे उसका आदेश ना मिल जाए। ठीक है नीलाभ जी। घोषणाएं करती चुनाव के पूर्व, जब वो बंद करती है तो गुपचुप तरीके से बंद करती है, कोई भी क्लियर नहीं बोलती हम योजनाओं बंद कर रहे हैं, क्योंकि सरकार की दी हुई जबान रहती है। वो जब फंड ही नहीं है, 370 योजनाओं पर ब्रेक लग रहा है। मैंने आपसे सवाल किया, लाडली बहना के चक्कर में 6 लाख ओबीसी छात्रों की 482 करोड़ की स्कॉलरशिप रोक दी गई है। हमने ये भी देखा है चुनाव के पहले कि जो बच्चे कोरोना में अनाथ हुए तो उनको मंथली जो पेंशन दी जाना चाहिए थी वो पिछले 10 महीने से नहीं मिली है।
दिव्यांगों को पेंशन नहीं मिली है, विधवाओं को पेंशन नहीं मिली है, निराश्रितों को पेंशन रुक चुकी है। सीधी सी बात है, सरकार के पास फंड नहीं है और घोषणाओं की आपने झड़ी लगा दी लोक लुभावन। तो जो आपका नया लेखा दूना आने वाला, यह भी आप इस तरह का देंगे कि चुनावी लॉलीपॉप जनता को पकड़ाएंगे। तो हकीकत यह है कि आपके पास तनख्वाह बांटने के लिए भी पैसा नहीं है। केक की जो रिपोर्ट आ रही है उसमें सीधी सी बात है, आप केक की रिपोर्ट पढ़िए जो सदन में सरकार की संस्था द्वारा ही दी जाती है, महालेखा परीक्षक के द्वारा दी जाती है। सरकारें सरकारी पैसे पे नियंत्रण रखती, योजनाओं की दृष्टि रखती कि योजना पूर्ण हो रही है, समय पर पूर्ण हो रही है नहीं। उसने रिपोर्ट दिया कि लगभग 1400 करोड़ रुपए की यहाँ पर बंदर बांट दी सरकार को। कई विभागों में इस तरह के भ्रष्टाचार का चला हुआ है। तो देखिए, सीधी बात, जो पैसा जनता के पास पहुंचना चाहिए कहीं ना कहीं भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ रहा है, इसे आपको स्वीकारना पड़ेगा। उसको जो पैसा जनता तक नहीं पहुंच पा रहा, उस पैसा आप योजनाओं को पूरा नहीं कर पा रहे, सिर्फ आप चुनावी घोषणाएं कर रहे हो। आपकी जो लाडली बहना योजना आपके लिए 3000, ठीक है, इसका जवाब ले लूंगी, लेकिन मैं कर्ज पर आने से पहले मैं रमेश जी से कुछ प्रतिक्रिया लेना चाहती हूँ। रमेश जी, जिस प्रकार से कहा भी जा रहा है कि सरकार के पास में एक तो कहीं सारा करोड़ों का कर्जा है, वहीं दूसरी ओर 1 लाख करोड़ का लेखानुदान, किस प्रकार से देख रहे हैं, कितनी चुनौतीपूर्ण यहाँ पर संभावनाएं नजर आ रही है आपको? और आने वाले समय में मध्य प्रदेश की स्थिति कैसी होगी? क्योंकि कांग्रेस की ओर से लगातार आरोप लगाया जा रहा है कि खजाना खाली है, फिर भी लगातार घोषणाओं पर घोषणाएं की जा रही है। अब यहाँ पर लेखानुदान भी पेश किया जाएगा, तो आखिर इसका बजट कहां से आएगा? देखिए, इसमें कोई शक नहीं कि सरकार की जो वित्तीय स्थिति है वो बहुत खराब वित्तीय स्थिति है। तो ये वित्तीय स्थिति आज से खराब नहीं हुई, ये वित्तीय स्थिति लगभग 1988-87 के बाद से जो गिरावट होना शुरू हुई, कर्ज बढ़ना जो शुरू हुआ, हर सरकार जो गई है, जैसे 90 में जब सरकार आई तो वो कर्ज के साथ आई, जो 90 के बाद जब 93 में कांग्रेस को सरकार दी तो वो कर्ज बढ़ा हुआ था, जब दिग्विजय सिंह सरकार ने छोड़ा तो कर्ज और बढ़ा, उमा भारती के समय और बढ़ा। ये निरंतर 87-88 से कर्ज बढ़ता ही चला जा रहा है, इसमें कोई शक नहीं कि मध्य सरकार कोई भी रही हो, सरकार की हालत, प्रशासन की हालत हमेशा टाइट रही है और ये टाइट भविष्य में भी रहने वाली। अब ऐसी स्थिति में ये जो कई घोषणाएं हैं, इन घोषणाओं को पूरा करने का जो प्रयास होगा, जैसा कि मैंने पहले कहा कि सरकार के पास जो आय आती है, जो पैसा आता है, वो इनकम कैसे बढ़ाए बिना कोई नया टैक्स लगाए हुए सरकार। और दूसरा, सरकार का अपना जो खर्च है, उस खर्च को कैसे कम किया जा सकता है, इस पर मशक्कत होगी। लेकिन कुल मिलाकर के कहने के लिए सरकार कांग्रेस की हो या भाजपा की हो, बदलाव जो होता है वो 28, 30, 32 मंत्रियों में होता है, या बहुत से बहुत कुछ विधायक सत्तारूढ़ दल के प्रभावशाली हो गए। सरकार ओरिजिनली ब्यूरोक्रेसी चलाती है, कितने कलेक्टर, कितने कमिश्नर मंत्रालय में कितने बैठ करके, वो मानसिकता कभी नहीं बदलती। ये जो लेवल बदल जाता है कि कांग्रेस की सरकार आ गई, भाजपा की सरकार आ गई, तो ये जो कई सैद्धांतिक मूलभूत प्राथमिकताएं बदलती हैं उससे, लेकिन उसको सरकार चलाने का तरीका नहीं बदलता। तो ये जो चुनौती है फंड को इकट्ठा करके और योजनाओं को लागू करने का, ये चुनौती निरंतर बनी रहेगी। और जैसा कि मैंने कहा कि इस लेखानुदान में हर योजना में 15 से 20% की वृद्धि हो सकती है। जैसे मान लीजिए कहीं 50,000 करोड़ है तो वो 55,000 करोड़ हो जाएगा, 1 लाख करोड़ है तो वो 10 करोड़, वहां पर 10,000 करोड़ बढ़ जाएगा। वो केवल आय के साधन बढ़ाने के साथ साथ इस बात की होगी। अब कुल मिलाकर के तो बैठ करके अब इसमें ये तरीका होगा। दूसरा, कुछ चीजों का फंड केंद्र सरकार से आएगा, केंद्र सरकार से जो, क्योंकि मध्य प्रदेश में तो सरकार पूर्ण थी, यहाँ लेखानुदान की आवश्यकता नहीं थी, यहाँ पूर्ण बजट ला सकते थे, या छत्तीसगढ़ में पूर्ण बजट ला सकते थे। क्योंकि सेंट्रल ने लेखानुदान लेकर के आए हैं, इसलिए उनके लेखानुदान के कारण जो केंद्रीय सहायता मिलती है जिन योजनाओं में, वो फंड वहां से नहीं मिलेगा, वो उतना ही मिलेगा। इसलिए ये राज्य सरकारें भी अपना ये जो अंतरिम बजट लेखानुदान लेकर के आ रही है, तो स्वाभाविक रूप से ये 4 महीने तो यथास्थिति रहेगी। सरकार क्या करेगी, नया टैक्स कैसे लगाएगी, क्या कटौती देगी, ये इसके लिए हमको जो मुख्य बजट आएगा 3 महीने 4 महीने बाद, लोकसभा चुनाव के बाद आएगा, ये संभवतः तो जुलाई अगस्त में आएगा, तो हमको तब तक उसकी प्रतीक्षा करनी चाहिए। और तब तक ये एक और बात मैं कहना चाहता हूँ, इस बजट में एक चीज जरूर हो सकती है, वो जो प्रधानमंत्री जी ने ज्ञान का सम्मान की बात कही है, ज्ञान के सम्मान में गरीब गांव है, युवा है, महिला है, किसान है, उनके लिए कुछ ना कुछ इसमें राहत या फैसिलिटी हो सकती है। दूसरी, इसमें एक बात सरकार को प्राथमिकता दे सकती है, जो स्टार्टअप और स्वरोजगार हो सकता है, कि किस प्रकार स्वरोजगार के द्वारा बच्चे नौकरियों के बजाय लोकल का वोकल, जो प्रधानमंत्री ने कहा था, स्वरोजगार और स्टार्टअप पर
इसमें कुछ बात हो सकती है, ये मेरा अनुमान है। जी बिल्कुल। तो कई सारी उम्मीदें लगाई जा रही है, लेकिन उम्मीदों पर ये जो अंतरिम बजट है या लेखानुदान है वो कितना फिट बैठता है, इसके लिए थोड़ा इंतजार करना पड़ेगा। ठीक है, प्रियंका जी का रुख कर लेती हूँ। प्रियंका जी, कर्ज को लेकर लगातार कांग्रेस निशाना साध रही है बीजेपी पर, क्या कहेंगी आप? सिंपल सी बात है, ये चीज बहुत बेसिक होती है कि अगर आप कहीं पे भी कर्ज की बात करें, चाहे स्टेट लेवल पे भी बात करें, अलग अलग मदों के अकॉर्डिंग जिस जिन पे खर्च किया जाना है उनके ऑडिट रिपोर्ट के अकॉर्डिंग कि आप लोग को मूलभूत संरचना के ऊपर या डेवलपमेंट के लिए कितना आपने बैन लिया है, या अगर योजनाओं को संबंधी कितना लिया गया है, या सरकारी व्यय को लेकर के आपने कितना एक्सपेंडिचर आपने या कितना उसके लिए लोन आप लेना चाहते हैं, रीपैक आप कैसे करा के जाएगा, उसका मेथड क्या होगा, इन सारी चीजों की रिपोर्ट स्टेट लेवल पे भी ऑडिट होता है और सेंट्रल लेवल पे भी ऑडिट होता है। उसके बाद ही आपको रीपे किया जा सकता है या रीलोन हो सकता है। तो ये बेसिक है। और आज नहीं, ये चाहे हम बात करें आज स्टेट में बीजेपी गवर्नमेंट है तब भी लोन की बात आ रही है, और अगर हम बात करें इसके पहले कांग्रेस गवर्नमेंट थी या 15 महीने की भी जो कांग्रेस गवर्नमेंट आई थी तो उसमें भी हजारों करोड़ रुपए का जो है इन्होंने लोन लिया था, इसमें कोई दो मत नहीं है। उसी चीज में इन्हीं से इस चीज का क्वेश्चन पूछती हूँ कि आज ये लोग बार बार नारा लगाते हैं, ड्यूरिंग इलेक्शन में इन्होंने इलेक्शन में भी ये बात कहा कि बजट जीरो है, हमारे पास तो खजाना खाली है, खजाना खाली है, जबकि हमारे से कई गुना ज्यादा घोषणाएं इन्होंने की थी जिसमें फ्रीबीज भी ये बहुत सारी बांटने की बातें करते थे। तो जब खजाना खाली था तो फ्रीबीज ये लोग कैसे डिस्ट्रीब्यूट करते? ये भी सोचने वाली बात है कि आरोप लगा देना, एक कहते ना हिट एंड रन वाली पॉलिटिक्स करना। ठीक है। नीलाभ जी से इसका जवाब ले लेती हूँ। नीलाभ जी, प्रियंका जी यहाँ पर दो बड़े आरोप लगा रही है, कह रही है कि कर्ज तो कांग्रेस की सरकार ने भी लिया था तो कोई बड़ी बात नहीं है, सरकारें कर्ज लेती है। और उसके अलावा ये भी कह रही है कि 2018 में जब कांग्रेस की सरकार आई थी तो आपकी ओर से कहा गया था कि खजाना खाली है, और ऊपर से दूसरी ओर देख लिया जाए तो एक तरफ खजाना खाली था लेकिन उसके बावजूद भी कांग्रेस घोषणाओं पर घोषणाएं कर रही थी। देखिए क्या होता है, एक इच्छा शक्ति होती है और एक होता है कि पैसे का सही उपयोग। जब हमारी सरकार ने कर्ज लिया, मैं उससे मना नहीं करता हूँ, जब विकास किया, लेकिन जो कर्ज लिया जाता है उसको जन कल्याणकारी योजनाओं में खर्च किया जाता है, सड़क निर्माण में खर्च किया जाता है, नहर निर्माण में खर्च किया जाता है, पुल निर्माण में खर्च किया, मतलब कुल मिला के जो कर्ज है उसका खर्च जनता के उपयोग के लिए किया जाता है, तो वो कर्ज सार्थक साबित होता है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने जो कर्ज लिया है वो 50% कमीशन में चला गया। मैं खुद नहीं कह रहा हूँ, केक की मैं बार बार रिपीट कर रहा हूँ, अभी हालिया केक की रिपोर्ट आई है भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक केक, जो इन योजनाओं पर नियंत्रण, उन्होंने स्वयं स्वीकार करा है कि कई योजनाओं में, नर्मदा शिप्रा लिंक योजनाओं में, वनीकरण में, पीएचई में, सिंगाजी पावर प्लांट में, कुल मिला के बहुत से ढेरों योजना को उन्होंने हवाला दिया। 1400 करोड़ रुपए का नुकसान हुआ है। सीधी बात है, ये पैसा भ्रष्टाचार में डूबा है, पैसे का दुरुपयोग किया गया है। एक कर्ज लेना और कर्ज का सही उपयोग करना, और एक कर्ज लेना, कर्ज को भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ाना, ये बड़ा फर्क है। कांग्रेस ने जब कर्ज लेती थी तो विकास में खर्च करती थी, यहाँ जब कर्ज लिया जा रहा है तो आप उसमें कहाँ विकास हो रहा है? आप तो 370 योजनाओं को बंद करने की तैयारी कर रहे हैं, आप लोग तनख्वाह नहीं बांट पा रहे हैं, आपके खुद के स्वयं के खर्च बंद नहीं हो रहे हैं, आप ज्यादातर पैसा अपने इवेंट में खर्च कर रहे हैं। आप क्यों इवेंट कर रहे हैं? क्यों भरपूर खर्चा कर रहे हैं? आपके बड़े बड़े कार्यालय वातानुकूलित बन रहे हैं, नगर निगमों की हालत खस्ता हो रही है। तो भारतीय जनता पार्टी प्रगति कर रही है, उसकी आर्थिक स्थिति सुधर रही है, लेकिन प्रदेश की खजाना खाली होता जा रहा है। यह बड़ा सवाल खड़ा होता है। ठीक है प्रियंका जी, कई सारे आरोप यहाँ पर लगाए जा रहे हैं, कह रहे हैं कि कांग्रेस कर्ज लेती है तो जनता के हित के लिए कर्ज लेती है, लेकिन बीजेपी कर्ज लेती है तो उसका पता नहीं चलता कि जनता का हित हो रहा है या नहीं हो रहा है। नहीं, केक की रिपोर्ट है, मैं नहीं कह रहा हूँ, मैं इनको सरकारी रिपोर्ट पेश कर रहा हूँ। कांग्रेस रिपोर्ट, केक की रिपोर्ट, कांग्रेस, आपने कहा कांग्रेस लेती है तो मूलभूत संरचनाओं को या फिर उनके लाभ, जनता के लाभ के लिए लेती है, उसको अप्लाई करती है। आप लोग के समय की मैं बात करूं तो उस समय से 2002 तक से 44,000 किलोमीटर सड़क मध्य प्रदेश के अंदर बनी हुई थी, और आज अगर हम बात करते हैं 4,10,000 के करीबन ग्रामीण और शहरी सड़कें बन चुकी हैं। तो ये अगर हम बात करें तो ये हवा में तो नहीं बनी होंगी। इसके बाद बढ़ेगी पर कैपिटा, जो अगर आज बात करते 11,000 रुपए की इनकम हुआ करती थी व्यक्ति की, आज 1,40,000 रुपए। ये भी सरकारी नीति आयोग की रिपोर्ट है कि 1,40,000 रुपए के ऊपर व्यक्ति की आय पहुंच चुकी है। अगर आप लोग बात करते हैं कृषि की या बिजली की, तो बिजली आप लोग के समय से 5,173
मेगावाट थी, आज अगर हम बात करें 23,000 से ज्यादा 27,000 के करीबन पहुंच रही है मेगावाट उत्पादन, तो वो भी मध्य प्रदेश में ही संभव हो पाया है। इसके अलावा भी मैं अगर बात करूं कृषि उत्पादन में दलहन और तिलहन में जब अगर नंबर 1 मध्य प्रदेश हुआ है, तो ये मूलभूत संरचनाएं जो किसानों तक बेनिफिट डायरेक्ट पहुंचे, जिसके कारण उन्होंने अपना उत्पादन बनाया, अपना जीवन स्तर में सुधार किया। और तो और अगर हम बात करने जाएं, आज अगर शिक्षा के स्तर में कहा जाए तो जीईआर में अगर हम अव्वल नंबर पे मध्य प्रदेश हुआ है। तो ये जो चीजें आप लोग जो कह रहे थे, जो आप लोगों ने कहा परंतु किया नहीं, परंतु मध्य प्रदेश में जब से भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई है, उन्होंने उतना कहा भी उतना किया भी, जब भी आज मध्य प्रदेश बीमारू राज्य से स्वर्णिम मध्य प्रदेश की ओर अग्रसर है। ठीक है, अब मैं रुक कर लेती हूँ राकेश जी का। राकेश जी, अगर हम सबसे पहले बात करें तो जिस प्रकार से कांग्रेस की भी ओर से कहा जा रहा था, कर्ज की बात की जा रही थी, ऐसा इस अनुदान में या आने वाले बजट में क्या प्रावधान किया जाए जिसकी वजह से राजस्व को भी बढ़ाया जा सके और उसके साथ ही सरकारी खजाने पर बोझ भी ना हो? तो इसके लिए क्या रणनीतियां मध्य प्रदेश सरकार अपना सकती है जिससे कि जो कर्ज की स्थिति है वो कहीं ना कहीं थोड़ी बहुत कम हो जाए? अनुपमा जी, मध्य प्रदेश सरकार को केंद्रीय करों में जो हमारी हिस्सेदारी है उसको प्राप्त करने के लिए पूरी ताकत लगानी पड़ेगी। इस बजट में 6,500 करोड़ रुपए का अतिरिक्त प्रावधान है जो मध्य प्रदेश के हिस्से में मिलना चाहिए। मध्य प्रदेश सरकार और प्रतिपक्ष दोनों को इस पर आवाज बुलंद करना चाहिए कि प्रदेश को 6,500 करोड़ रुपए अतिरिक्त जो मिलने के हैं वो मिले। इस अंतरिम बजट में केंद्र सरकार ने 1,625 करोड़ रुपए की वृद्धि की बात कही है। उसके लिए यदि ये सारे लोग मिलकर प्रयास करेंगे जी, तो मध्य प्रदेश की प्रगति संभव है जी। सिर्फ सड़क बनाने से की घोषणा करने से कुछ नहीं होगा जी। सड़क दिखना चाहिए, लाभ गरीब को मिलना चाहिए, लाभ आदिवासी को मिलना चाहिए। ये बात करने के लिए राजनीतिक तौर पर किसी बात को कहा जा सकता है, लेकिन धरातल जो है, खासतौर पर आर्थिक धरातल, उसके लिए राज्य की सरकार केंद्र सरकार से मिलने वाले लाभ और योजनाओं पर निर्भर होती है। तो सारे लोगों को खाली बहस करने की बजाय केंद्र सरकार पे दबाव बनाना चाहिए जी। कांग्रेस को भी और बीजेपी को भी, उसमें प्रदेश का भला है जी। लेकिन अगर हम बात कर ले तो लगातार मध्य प्रदेश की जो खर्चा होता है वो कहीं ना कहीं बढ़ते जाता है आम व्यक्ति का, लेकिन आमदनी में बढ़ोतरी कैसे की जा सके, इसके लिए सरकार क्या कुछ रणनीति अपना सकती है? 2-3 तरीके हैं जी। एक तो केंद्र में से मिलने वाली हमारी हिस्सेदारी को बढ़ाना होगा, मध्य प्रदेश में टूरिज्म को आगे बढ़ाना पड़ेगा, शिक्षा के नए संस्थान खोलने पड़ेंगे, तब जाकर मध्य प्रदेश आगे बढ़ेगा। खाली एक उद्योग की समिट करने से मध्य प्रदेश नहीं बढ़ेगा। मध्य प्रदेश के सर्वांगीण विकास के लिए पर्यटन, शिक्षा जरूरी है, उसकी पर काम करना पड़ेगा जी। ठीक है, प्रियंका जी का रुख कर लेती हूँ मैं। प्रियंका जी, सबसे ज़्यादा ज़रूरी होता है किसी भी प्रदेश या किसी भी देश के विकास के लिए कि वहाँ के जो युवा है, जो भविष्य है, जो बच्चे हैं, उनका भविष्य कहीं ना कहीं सुधरा हुआ, ताकि आगे चल के प्रदेश की प्रगति हो सके या देश की प्रगति हो सके। फिलहाल अगर हम स्कूलों की बात करें तो कहीं ना कहीं मध्य प्रदेश के सरकारी स्कूल कुछ ऐसे हैं जहाँ पर स्थिति उतनी अच्छी नहीं है, तो इसके लिए बजट में क्या प्रावधान किए जा सकते हैं? देखिए, इसके लिए अगर हम बात करें, भी कुछ नए एग्रीकल्चर कॉलेजेस भी ओपन किए गए हैं, लॉ कॉलेजेस भी सैंक्शन किए गए हैं। इसके अलावा अगर हम बात करें, कुछ स्कूल्स में अगर संयम राइज स्कूल्स ओपन किए जा रहे हैं। इसके अलावा कुछ स्कूल्स अमेंडमेंट किया जा रहा है, या हम कह सकते हैं अपडेशन उनका किया जा रहा है, जो पुरानी पद्धति है उसको। सेकेंडरी हमारे प्रदेश में स्किल्ड एजुकेशन के ऊपर फोकस किया, जिसमें आपने देखा होगा सीखो कमाओ योजना भी लागू की गई, जिसमें लाखों स्टूडेंट्स ने जो है वो अपने आप को एनरोल करवाया और उसके बेनिफिट्स लिए। इसके अलावा अगर हम बात करते हैं युवाओं के लिए जो बात आती है इन्वेस्टमेंट्स की, अगर हम बात करें, या फिर उनकी रोजगार को लेकर के जो चर्चा की जाती है, बार बार की जाती है, इन्हीं चीज को लेकर अगर हम बात करें, जो मूलभूत संरचनाएं होती है या मूलभूत आवश्यकताएं जो मिल रही होती है, जो इन्वेस्टर के लिए जरूरी होती है, जिसके कारण आज फैक्ट्री के तौर पे अगर हम बात करें या इंडस्ट्रियल ग्रोथ को लेकर के, ग्रोथ तो हुआ है 25% तक पहुंचा है, तो इसको और इंक्रीज करना, जैसे हमारे विश्लेषक भाई साहब ने कहा कि इनकम को और ग्रोथ करने के लिए जरूरी है कि हम इन्वेस्टमेंट अपने स्टेट में लेकर के आए
और इन्वेस्टमेंट के लिए जरूरी है जो इंडस्ट्रियलिस्ट है उनको वो बेसिक बेनिफिट्स मिल सके जो उनकी इंडस्ट्रियल ग्रोथ के लिए आवश्यक है। तो उनको प्रोड्यूस भी किया जा रहा है, उसको डेवलप भी किया, जिसके कारण आज अगर हम देखा जाए तो लोगों का रुझान भी जो है, आज बीना रिफाइनरी भी इसका एग्जाम्पल है कि जो ओपन हुआ, और आगे भी ऐसे प्रोजेक्ट के ऊपर काम किया जा रहा है टूरिज्म को डेवलप करने के लिए भी। जैसे देखा जाए तो 8% ग्रोथ मध्य प्रदेश के अंदर हो चुकी है, जो पहले अगर हम बात करें जाए सालाना मुश्किल से 100 करोड़ रुपए जाते हैं। आज अगर ठीक है, इंफ्रास्ट्रक्चर और टूरिज्म को बढ़ावा देने के लिए सरकार कोशिश कर रही है और आगे भी करेगी, लेकिन सवाल ये कि शिक्षा की गुणवत्ता में कैसे सुधार किया जा सके। अभी हाल ही में 1-2 दिन पहले हम एक रिपोर्ट कर रहे थे, उसके दौरान एक सिवनी से एक मामला सामने आया था जहां पर एक स्कूल में सिर्फ 2 बच्चे पढ़ाई करते थे। जब वहां के ग्रामीणों से पूछा गया कि क्या वजह है आपके यहाँ पे सिर्फ 2 ही बच्चे के वो स्कूल आते हैं, तो उनका ये कहना था कि हम निजी स्कूलों में हमारे बच्चों को भेजते हैं क्योंकि वजह ये बताई जा रही है कि जो शिक्षा की गुणवत्ता है वो सरकारी स्कूलों में उतनी अच्छी नहीं है। अगर हम देखें तो कहीं ना कहीं विकास हो रहा है, सारी चीजें अच्छी है, वहां पर कई सारी सुविधाएं भी बच्चों को मिल रही है, लेकिन शिक्षा की गुणवत्ता में कहीं ना कहीं कमी आ रही है। तो इस पे सरकार कैसे फोकस करेगी, इसमें सुधार कैसे करेगी? जिसका अभी मैंने आपको इसके पहले आंसर दिया कि सीएम राइज स्कूल ही जो डेवलपमेंट किए जा रहे हैं या उनका जो पुराने स्कूल उनका अपडेशन इस बेस पे जो किया जा रहा है, इन्हीं चीजों को ध्यान में रखते हुए और इन्हीं रिपोर्ट्स को जो आप लोगों ये तो आप बोल रही है कि किया जा रहा है, लेकिन फिलहाल ऐसी स्थिति है, तो उस पर मैं आपकी प्रतिक्रिया चाहती हूँ। वही मैंने आपसे कहा कि जो चीजें गलत हैं जो कि जानकारी में आ रही हैं उनके ऊपर सतत तौर पर जो है, या मैं बिल्कुल आपके मंच से इस चीज को स्वीकार करने में कोई दिक्कत नहीं है कि अगर जहाँ पे भी गलत है वो तो गलत ही है, उसको मैं कहूँ या कोई और स्वीकार करे अथवा ना करे वो गलत ही है। तो लेकिन अगर वहां पे गुणवत्ता नहीं है स्कूल्स की तो इन जैसे के ऊपर कार्रवाई भी हो रही है। सेकेंडरी जैसे सीएम राइज स्कूल्स को ओपन करके जो प्राइवेट स्कूल का या जो हम कहें निजीकरण बढ़ता चला जा रहा है शिक्षा के, उसको भी कहीं ना कहीं नियंत्रित करने की कोशिश की जा रही है। ठीक है नीलाभ जी, शिक्षा की स्थिति को लेकर, शिक्षा की गुणवत्ता को लेकर क्या कहेंगे आप? पिछले 18 साल से इनकी बातें सुन के हमारे भी कान पक चुके हैं। 18 सालों से स्थिति शिक्षा की ऐसी है कि आप कहीं सर्वे करें, कहीं स्कूलों का आप देखेंगे, वहां बिल्डिंग नहीं है, पीने का पानी नहीं है, टीचर का स्टाफ नहीं है, और हालत यह है कि वहाँ बच्चे पढ़ने को तैयार नहीं। इसकी वजह है क्योंकि आप गुणवत्ता, शिक्षा की गुणवत्ता ही नहीं मिल पा रही बच्चों को। वहां पर न बिल्डिंग मिल पा रही, न स्टाफ मिल पा रहा, न पीने का पानी मिल पा रहा, न बिजली मिल पा रही। कई स्कूल तो ग्रामीण क्षेत्रों में से सड़क पहुंच पा रही नहीं है। तो आप 18 सालों में ये भी नहीं कर पाए। अभी अलीराजपुर की घटना में पड़ रहा था, वहां पर के ग्रामीण गड्ढा खोदकर कीचड़ भरा पानी पीने को बाध्य हैं। आप 18 सालों में लोगों को पीने का पानी तक नहीं दे पाए। आप आपके लोक लुभावन घोषणाएं करते हैं, बड़े बड़े सुंदर सुंदर नाम दे देते हैं, इन जमीनी हकीकत ठीक इससे उलट है। तो कहीं ना कहीं देखिए एक बहुत बड़ा सवाल खड़ा होता है, आप कर्ज लेते हैं, कर्ज कहीं ना कहीं भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ता है। सत्यता ये उसका जो जनता को लाभ मिलना चाहिए वो नहीं मिल पाता है। कांग्रेस सरकार ने कर्ज लिया था, लेकिन अपने स्तर पर पूरे प्रयास किए थे कि जो जन कल्याण योजना उसमें पैसा खर्च हो। लेकिन भारतीय जनता पार्टी का ठीक इससे उलट है, पैसा लेती है, कर्ज लेती है, लेकिन उसका पैसा इवेंट में खर्च होता है। जो जनता को फायदा मिलना चाहिए वो नहीं मिल पा रहा है। ये लगातार इसकी रिपोर्ट्स आ रही है। लेकिन ये तो बीजेपी भी आरोप लगा रही है ना कि 2018 में जब कांग्रेस की सरकार थी तब भी कहीं ना कहीं खजाना खाली होने की बात कही जा रही थी, और उसके बावजूद भी आप भी घोषणा ही करते थे। तो कहीं ना कहीं सवाल तो आप पर भी उठ रहे हैं। बड़ा अच्छा सवाल क्या, अल्प समय की सरकार थी, मुश्किल से सब पर आचार संहिता वाला समय निकाल दिया था, कुल 11 महीने में सरकार चलाने का अवसर मिला था। इस अल्प समय में हमें खाली खजाने सहित माफियाओं से भरा हुआ, मिलावट से भरा हुआ प्रदेश मिला था। कमलनाथ जी की सरकार ने, कांग्रेस की सरकार ने उस छोटे से कार्यकाल में ही प्रदेश को माफिया विहीन कर दिया, जबकि भारतीय जनता पार्टी सरकार में ये माफिया सिर चढ़कर बोलते थे। जैसी हमारी सरकार का ये माफिया फिर मध्य प्रदेश पर काबिज हो गए। हमने मिलावट माफिया खत्म किए, हमने घूम माफिया खत्म किए, हमने इन्वेस्टर मीट की तैयारी करी कि बाहरी निवेश आ जाए। कि बाहरी निवेश कब आता है, बहुत बड़ा सवाल खड़ा कर रहा हूँ। बाहरी निवेश तब आएगा जब आपके प्रदेश का इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप आप करेंगे, या मूलभूत आप सुविधा देंगे, सरकारी कार्यों का सरलीकरण होगा, आप उन्हें कम मूल्य पे भूमि उपलब्ध कराएंगे, बिजली देंगे। तो सबसे बड़ी बात, प्रदेश में अपराध कम होंगे, महिलाएं सुरक्षित होगी, तब जाकर आपके यहाँ पर बाहरी निवेश आएगा। लेकिन आप हर साल नीलाभ जी, अगर कांग्रेस ने 2018 की सरकार में इतने सारे काम किए हैं तो फिर 2023 में कांग्रेस को जनता ने मौका क्यों नहीं दिया? देखिए, चुनाव जीतना अलग प्रक्रिया। आप साम दाम दंड भेद हर नीति अपनाकर सरकारी तंत्रों का दुरुपयोग कर ईवीएम से छेड़छाड़ करके आप चुनाव जीत गए, लेकिन उससे मुद्दे खत्म नहीं हो जाते। क्या महंगाई खत्म हो गई? क्या प्रदेश से बेरोजगारी खत्म हो गई? क्या प्रदेश से महिलाओं में अपराध खत्म हो गए? क्या प्रदेश के आदिवासी सुरक्षित हो गए? क्या किसानों को उसकी फसलों का उचित मूल्य मिलने लगा? नहीं। चुनाव जीतना अलग प्रक्रिया, लेकिन मुद्दे यथावत है, मुद्दों से आप
ये अगर आप वो नहीं बोल सकते कि हमने जनता ने चुन लिया है, अब हम जैसे चाहेंगे तो सरकार चलाएंगे, नहीं है। आपके फिर मैं बार बार रिपीट कर रहा हूं, आपकी सरकार की आपकी रिपोर्ट आ रही कि आपके यहाँ 1400 करोड़ का भ्रष्टाचार हुआ। ये कांग्रेस कर रहे रिपोर्ट नहीं बनी, जिसको आपके विधायक सरे से निकाल रहे हैं। तो कहीं ना कहीं विसंगतियां तो है ना, आपको स्वीकार करना पड़ेगा। चुनाव जीतना, आपने साम दाम दंड भेद हर दी थी, अपना चुनाव जीत लिया, इसका मतलब ये नहीं। फिर भी प्रदेश की 40% जनता ने हमें मतदान दिया है, हम पर विश्वास व्यक्त किया है। आंकड़ों का खेल है, आंकड़ों की बाजीगरी, ठीक है। आज आपके पक्ष में ठीक है, ठीक है। प्रियंका जी, इसका जवाब दे दीजिए, कई गंभीर आरोप लगा रहे हैं यहाँ पर नीलाभ जी। देखिए, ये लोग बात करते हैं शिक्षा और शिक्षा के बजट को लेकर के, तो इन्हीं के समय 2004 की रिपोर्ट है, ये भी मैं मनता नहीं कह रही हूँ, ड्रॉप आउट परसेंटेज स्टूडेंट्स का 24.70% हुआ था, जो आज 6.36% हुआ है। आप समझ सकते हैं कितना डिजास्टर चेंज है। 24% को ड्रॉप आउट को हम लोगों ने कम करते 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 आज के डेट में 6.3% पर लेकर के आए हैं। ये नहीं कहती कि खत्म हो गया, ड्रॉप आउट है, परंतु परसेंटेज चेंज हो चुका है। शिक्षा बजट की जैसे मतलब हास्यास्पद है ये बात, कोई भी बेसिकली बोल सकता है कि जब 10 रुपए में आपका पूरा नहीं पड़ रहा था तो 100 रुपए में अगर आप कह रहे कमियां निकाल रहे तो आश्चर्य वाली बात है। इन लोगों का शिक्षा बजट जो 2003 का था वो 2456 करोड़ रुपए मात्र था, 2456 करोड़ मात्र, जिसमें ये कह रहे हैं कि इन्होंने पूरे प्रदेश को शिक्षित करके रखा हुआ था। आज 38,375 करोड़, आप समझ सकती हैं कि 2000 करोड़ में होना और 38,375 करोड़ रुपए शिक्षा का बजट होना, इन दोनों में कितना अंतर है। और ये भी रिपोर्ट के अकॉर्डिंग बात कर रहे हैं, क्योंकि हवा में बात करना मुझे भी नहीं समझ में आता। और केस की रिपोर्ट के अनुसार ये भ्रष्टाचार के आरोप लगा रहे। केस की रिपोर्ट में ये कतई नहीं कहा गया कि भ्रष्टाचार किया गया है, ये कहा गया है कि कुछ नियमों की अनदेखी की गई है, कुछ अनियमितताएं पाई गई है, परंतु भ्रष्टाचार हुआ है ये केस की रिपोर्ट में कहीं उल्लेखित नहीं। इसका जवाब दे दीजिए। अनियमितता को कहेंगे, पैसे का सही उपयोग नहीं, उसे भ्रष्टाचार नहीं तो और क्या कहेंगे? भ्रष्टाचार की परिभाषा और क्या होती है आपके हिसाब से, आप बता दीजिए। अनियमितता हुई है, पैसे का सही उपयोग नहीं किया, या भ्रष्टाचार नहीं तो और क्या है? पैसे का दुरुपयोग किया गया, इसकी आप क्या परिभाषा देती वो बता दीजिए मुझे। एक ने सीधा कहा है कि 1400 करोड़ रुपए का अनियमितता हुई है अलग अलग विभागों में, तो अनियमितता को भ्रष्टाचार नहीं कहेंगे तो क्या सुंदर नाम देंगे वहां? पता नहीं, मैं आपसे सुनना चाहता हूँ। अनियमितता भ्रष्टाचार की बात मानी जाती है ना, पैसे का दुरुपयोग हुआ है, सही मद में खर्च नहीं हुआ है, अनियमितता हुई है, यही तो भ्रष्टाचार होता है। आपके साथ भ्रष्टाचार की परिभाषा क्या पता? फिर वही कह रही हूँ कि अनियमितता और भ्रष्टाचार अगर एक ही होते तो दो शब्द इस्तेमाल नहीं किए जाते भाई। तो पैसे का भ्रष्टाचार ही लिखा होगा, करप्शन में होने का मतलब ये है कि उस चीज को कोई हिसाब ही नहीं मिल रहा, कुछ पता ही नहीं चला कि वो पैसा कहाँ गया, कहाँ से आया, किस मत में खर्च हो गया। यहाँ पे कुछ नियमों की अनदेखी की गई। आपको रिपोर्ट को ध्यान से अवलोकन कीजिए, उन्होंने उस चीज को भी मेंशन किया हुआ है। इसके बाद अगर आप लोग बात करते हैं, बार बार जो आप लोगों के मुंह से निकलना शुरू हो जाता है कि आप लोग मूलभूत संरचना, तो आज लाखों किलोमीटर में बसा हुआ, अगर हम बात करते हैं आपको सड़कें नजर नहीं आती। आज घर घर में आपके 24 घंटे बिजली, जिसमें अभी आप भी बैठे हुए एसी चला करके बैठे होते हैं, तो आपको वो नजर नहीं आती। आपको लालटेन का साम्राज्य अच्छा लगता है। आप ये बताइए, जहां आपको 10 घंटे शहरी बिजली नहीं मिलती थी, आज अगर हम बात करें तो आपको कृषि के लिए अगर हम बात करें तो 24 घंटे में से 12 घंटे कृषि को बिजली मिल रही है। गांव में 24 घंटे बिजली मिली, जिससे पलायन लोगों को गांव का शहर के कम हुआ है। आज जो कृषि जो है वो लाभ का जब बना, व्यवसाय बना, ये मैं नहीं कह रही हूँ, ये भी रिपोर्ट ही कह रही है, ये भी शासकीय आंकड़ा है कि कृषि जो है आज वो लाभ का ऐसा बना है। तो ये चीज में सरकारी आंकड़ा है, ये मैं नहीं कह रही हूँ, आप देख लीजिए सरकार उठा करके। पूरे शिवराज जी स्वयं कह चुके कृषि लाभ तक न किसान खेती छोड़ दें, किसानों को उनकी फसल का उचित मूल्य नहीं मिलता। मैं आपसे फिर पूछता हूँ कि धान का जो आपने प्रति क्विंटल मूल्य की घोषणा की थी वो कब देंगे? रजिस्ट्रेशन हो गए। आप एक बात बताइए, जो समर्थन मूल्य की बात की जाती है, जिसके लिए समर्थन प्रोसीजर है, उसके लिए आपको रजिस्ट्रेशन प्रोसीजर पंजीयन होता है। आप इतना बेसिक चीज नहीं जानते, उसका पंजीयन हो चुका है कैसे? एक एक करके प्रियंका जी, अब नीलाभ जी को बोल लेने दीजिए। नीलाभ जी, आप किसानों की बात है, किसानों को इस फसल का समर्थन मूल्य, उचित मूल्य कब देंगे? आपने चुनाव पूर्व घोषणा की थी प्रति क्विंटल एक अनुमान की धान का ये मूल्य देंगे, गेहूं का ये मूल्य, कब देंगे आप बताएंगे प्रियंका जी? आप 450 सिलेंडर कब देंगे आप ये बताएंगे? मुझे बताओ, आप 3,000 रुपए लाडली बहना को नहीं दे पाएंगे, बाकी ये तो बताइए कब देंगे आप?
ये बात झूठी थोटी घोषणाएं करना, अपने द्वारा अपनी ही पीठ थपथपाना। आप किसानों की बातें, किसान को कोई लाभ का धंधा आप बता रही हैं। आप पूरे मुख्यमंत्री शिवराज जी स्वयं कह चुके कि किसानी लाभ का धंधा नहीं है, किसानों को ओले पाले का मुआवजा नहीं मिल रहा है, किसान यूरिया की लाइन में खड़ा रहता है, यूरिया समय पर नहीं मिल पा रही है, किसानों की स्थिति बद से बदतर होती जा रही है। आप देखिए अन्नदाता का आप कर्जे माफ नहीं कर पा रहे हैं, आपके चहेते उद्योगपतियों का आप कर्जे माफ कर देते हैं, अन्नदाता का कर्जा आप माफ कर नहीं कर पा रहे हैं, किसानों को समय पर सिंचाई के लिए बिजली नहीं मिल पा रही है और आप अपनी पीठ थपथपा रहे हैं। तो जो बातें आप करते हैं टीवी चैनलों पर आकर, जो बातें अपनी घोषणाओं में करते हैं, उसकी जमीनी हकीकत से ठीक उलट है। ये आपको स्वीकार करना पड़ेगा। इसका जवाब ले लूंगी, लेकिन हमारे साथ में वरिष्ठ पत्रकार भी जुड़े हुए, रमेश जी का रुख कर लेती हूँ मैं। नीलाभ जी आप तक पहुंचूंगी मैं। रमेश जी, जिस प्रकार से ये अनुदान की बात कही, लेखानुदान की बात कही जा रही है, अब इसमें 23 के वादों को पूरा करना और साथ ही 24 में आम जनता को राहत देना, यही उम्मीद आम जनता लगाए बैठी होगी। लेकिन इसमें कितनी चुनौतियां नजर आ रही है आपको? देखिए, इसमें कोई शक नहीं कि इसमें भारी चुनौतियां हैं और ये दोनों उम्मीद जनता को इस बजट से, ये लेखानुदान से और सरकार के अन्य कामकाजों से, कितनी ही योजना और कितनी ही नीतियां ऐसी होती हैं जो कई बार बजट में नहीं होती हैं और सरकार लागू करती है, उसकी अपेक्षाएं हैं। ये वाकई बहुत बड़ी चुनौती है जी। और ये चुनौती 3 प्रकार की है। पहली चुनौती तो कहीं ना कहीं मध्य प्रदेश की जो आर्थिक स्थिति है, जो निरंतर गिरती चली जा रही है और निरंतर जो कर्ज बढ़ता चला जा रहा है, सबसे बड़ी चुनौती तो यही है। दूसरी जो चुनौती, उससे बड़ी चुनौती ये है, वो है सरकारी कामकाज का जो अमला होता है उसकी मानसिकता। थोड़ी देर के लिए एक उदाहरण दे करके, आज का विषय हालांकि नहीं है लेकिन हमारे दोनों प्रवक्ताओं ने वो विषय उठाया, मैं उदाहरण देना चाहता हूँ। सरकारी स्कूल आखिर क्यों गिर रहे हैं? सरकारी स्कूल के टीचर को प्राइवेट स्कूल से ज्यादा कम तनख्वाह मिलती है और ज्यादा समय देता है तो बेहतर रिजल्ट आता है। सरकारी स्कूल में मास्टर भर्ती होकर के सरकार कांग्रेस की रहे भाजपा की रहे, कोई फर्क नहीं होता, मास्टर ढंग से पढ़ाते नहीं। और गांव के क्षेत्रों में ये हालत है कि 3 मास्टर हैं, वो तय कर लेते हैं कि आप सोमवार को तू आ जाना, मंगलवार को तू आ जाना, और शहरों से आते नहीं। तो कुल मिलाकर के जो प्रशासन तंत्र की मानसिकता है, इस मानसिकता के कारण हर सरकार घाटे में है। और मुझे आंकड़े अच्छी तरीके से याद हैं, जब सुंदरलाल पटवाजी ने सरकार संभाली थी 1990 में, तब 500 करोड़ का कर्जा था, लेकिन जब पटवाजी ने दिग्विजय सिंह को सरकार दी थी तब 5000 करोड़ का कर्जा हो गया। तो दिग्विजय सिंह ने जब सरकार उमा भारती को दी थी तब वो 37,000 करोड़ का कर्जा हो गया। तो ये निरंतर बढ़ते ही चला जा रहा है। और ये कहीं ना कहीं, क्योंकि उसका एक कारण है कि टैक्स का जो सिस्टम है, सरकार कोई भी रहे, टैक्स का सिस्टम 3 पैसे का अगर टैक्स लगता है तो 1 नया पैसा टैक्स की चोरी में और प्रशासन के भ्रष्टाचार में जाता है, दूसरा नया पैसा सरकारी तंत्र पर खर्च होता है और तीसरा पैसा जनता को मिलता है। 3 पैसे का अगर टैक्स लगेगा तो 1/3 ही सरकार को, जनता के पास जाएगा, जो कर्ज तो बढ़ना ही है। ठीक है रमेश जी, जैसा कि आपने कर्ज की भी बात की कि लगातार सरकार किसी की भी हो, बीजेपी की या कांग्रेस की, लेकिन वो कर्ज धीरे धीरे बढ़ता ही जाता है। ऐसे में रेवेन्यू कैसे जनरेट किया जा सकता है, और जैसे कि आपने शिक्षा की भी बात की, इसमें क्या सुधार किया जा सकता है? देखिए, मोटे तौर पर इसके लिए सबसे पहले तो ये जो हमारा माइंडसेट है कि माइंडसेट क्या है कि बड़े उद्योग लगेंगे और उद्योगपति आएंगे और निवेश होगा, उससे बढ़ेगा। मुद्रा के परिचालन में और मुद्रा के उत्पादन में जमीन आसमान का फर्क है। मुद्रा के परिचालन में विकास दिखता है लेकिन विकास होता नहीं। इसके लिए जो बात मोदी जी ने एक बात कही थी कि लोकल पर वोकल, लोकल पर वोकल का अर्थ है स्थानीय उत्पादन का स्थानीय उपयोग हो और उसको फिर ग्लोबल बनाया जाए, ताकि बाहर से आए थी चीज, जो गांधी जी ने ग्राम स्वराज में बात कही थी या दीनदयाल उपाध्याय जी ने अंत्योदय की बात कही थी, तो स्थानीय स्तर की जरूरतें स्थानीय स्तर पर पूरी हो, स्वरोजगार की तरफ जब बच्चा ध्यान हो। नौकरियां भविष्य में मिलने वाली नहीं है, अब इंसान का काम मशीनें कर रही हैं। आप मुझे बताइए, मैं गांव से आता हूं, एक जमाने में 20 लोग मिलकर के एक खेत काटते थे, अब एक मशीन है जो 20 खेत काट रही है। हम मोबाइल से बैंकिंग कर रहे हैं, मोबाइल से टिकट बुक कर रहे हैं, सारी की सारी नौकरियां खत्म हो रही हैं। शॉपिंग मॉल में जा रहे हैं, खुद ट्रॉली उठा रहे हैं और खुद सामान ले रहे हैं, तो वहां नौकरियां खत्म हो रही हैं। स्वरोजगार की तरफ हमको जाना पड़ेगा, व्यक्ति अपनी प्रतिभा का विकास करे, अपनी स्किल का डेवलपमेंट करे। बिल्कुल, कहीं ना कहीं बीजेपी के द्वारा ये भी कहा जाता है कि अक्सर हम सिर्फ रोजगार देने के लिए नहीं, बल्कि हम लोगों को इस प्रकार से सशक्त बनाएंगे ताकि वो रोजगार दे सके। इस पर सरकार फोकस कर रही है, लेकिन सवाल यही कि ये जो सपना देखा गया है, ये लक्ष्य रखा गया है, वो कब पूरा होगा? राकेश जी का रुख कर लूंगी। राकेश जी, जिस प्रकार से यहाँ पर कहा जा रहा है, चाहे कर्ज की बात करें या शिक्षा की गुणवत्ता पर बात करें या स्वरोजगार पर रमेश जी ने अपनी बात रखी है, इसको लेकर आप कितने इत्तेफाक रखते हैं? मैं रमेश जी की बात से पूरी तरह सहमत हूँ
जी। हमारे यहाँ कुल परंपरागत जो व्यवसाय हैं वो समाप्त हो गए हैं और सरकार ने कभी परंपरागत व्यवसाय की तरफ कोई ध्यान ही नहीं दिया। शिक्षा व्यावहारिक हो, व्यवसाय परंपरागत हो, प्रशिक्षण परंपरागत हो, सड़क हो, बिजली हो, पानी हो, तब जाकर इस प्रदेश का विकास हो सकता है। हम सबको याद है कि एक सरकार सिर्फ सड़क, बिजली और पानी पर ही चली गई थी। तो आगे आने वाला जो इंफ्रास्ट्रक्चर है वो डेवलप हो, परंपरागत व्यवसाय डेवलप हो, परंपरागत शिक्षा डेवलप हो, तब तो प्रदेश का विकास हो सकता है। अन्यथा प्रदेश का विकास नहीं हो सकता। सिर्फ एक इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़ा लेने से विकास नहीं होता। विकास शिक्षा और सर्वांगीण विकास तब होता है जब इंफ्रास्ट्रक्चर उसके साथ मजबूत हो। जी ठीक है, तो कहीं ना कहीं अब देखने वाली बात होगी कि सरकार, और जाहिर तौर पर प्रियंका जी भी इस पर विचार कर रही होगी। ठीक है, नीलाभ जी का रुख कर लेती हूँ। नीलाभ जी, अगर हम केंद्र की बात करें, राज्य सरकार की बात करें, तो अलग अलग योजनाएं यहाँ पर मोहन सरकार भी लेकर आ रही है, और इसी के तहत मैं आपकी प्रतिक्रिया लेना चाहूंगी। सीएम हेली टूरिज्म स्कीम, इसके तहत अब तक हमने देखा कि जल और थल से ही कहीं ना कहीं पर्यटक को बढ़ावा दिया जा रहा था, लेकिन अब अगर वायु की स्थिति या फिर हेलीकॉप्टर की बात करें, उससे भी पर्यटक को बढ़ावा देने की बात, पर्यटन को बढ़ावा देने की बात यहाँ पर कही जा रही है। इसे आप किस प्रकार से देख रहे हैं? मुझे ऐसा लगता है कि हमें प्रदेश का इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करना पड़ेगा, ताकि यहाँ पर सबसे बड़ा प्रदेश का माहौल, अपराध में जो प्रदेश अव्वल है, एक ऐसा स्वस्थ माहौल देना पड़ेगा ताकि यहाँ पर पर्यटन का विकास हो सके। मैं भी मेरे मित्र की बात सुन रहा था, समीक्षक जी की, कि लोगों के जो आधारभूत धंधे वो खत्म हो चुके। उसकी वजह क्या है? क्योंकि आप उन्हें सुविधा नहीं दे पाए, क्योंकि उनके मौलिक जो धंधे थे वो खत्म होते चले गए। आप उद्योगपतियों को सुविधाएं देते हैं, कर्ज देते हैं, उनके कर्ज माफी करते हैं। जो छोटे उद्योग चलाते हैं, कुटीर उद्योग चलाते हैं, छोटे व्यापारी हैं, उन्हें आपने क्या सुविधा दी? तभी तो अपने मूल धंधे से हट चुके हैं। हम किसानों की बात ही कर रहे हैं, किसान तो अपना मौलिक धंधा करता है, लेकिन उसके बाद हम उन्हें सुविधा नहीं दे पाते हैं। किसान कितने विमुख होते जा रहे हैं। अभी अपने बुरहानपुर की हालिया घटना बता रहा हूँ, चुनाव के पूर्व की। 4 से 5 गांव किसानों ने सामूहिक आत्महत्या के लिए पत्र लिखा राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को, क्योंकि उन्हें सिंचाई परियोजना से मिलने वाला जो मुआवजा वो नहीं मिल पाया। किसानों को हमें आत्महत्या करने की अनुमति दी जाए, राष्ट्रपति को पत्र लिखा। ये बड़ी शर्म की बात है प्रदेश के लिए। हमें एक और तो बड़ी बड़ी बातें करते हैं, ऐसी बातें करते हैं जो बड़ी ठकुर सुहाती लगे, लेकिन हकीकत की उलट होती है। हम इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप ही नहीं कर पाते, हम पर्यटन की बातें करते हैं, प्रदेश में अपराध खत्म नहीं कर पाते। प्रतिदिन यहाँ पे 6 से 7 बच्चों का बलात्कार होता है, ये आंकड़े बता रहा हूँ। पूरे देश से 13 लाख महिलाएं लापता हुई, एनसीआरबी की रिपोर्ट है। उस पर हम चर्चा करना ही नहीं चाहते। मध्य प्रदेश आज ही बलात्कार में अव्वल, उस पर हम चर्चा ही नहीं करते। ठीक है नीलाभ जी, आप कई सारी बातें यहाँ पर कह रहे हैं, लेकिन जब कांग्रेस की सरकार थी तो महिलाओं के लिए, किसानों के लिए कांग्रेस ने क्या किया? देखिए, हमारे समय के आप आंकड़े देख लीजिए, हमारे समय महिलाएं सुरक्षित थी। हमने पूरी जो हम कर्जे लेते थे, पूरा किसानों में जो योजनाएं जन कल्याण उस पर खर्च करते थे। बहुत वो बड़ा मुद्दा है भारतीय जनता पार्टी का, इन्हें बार बार इस चीज का बुरा लगता है। जो कर्जे लेते हैं, आपने देखा कि अभी आंकड़े बता रहे थे, उमा भारती समय कर्ज जो गया 36,000 करोड़, जो 5,000 करोड़ जो था दिग्विजय सिंह जी की समय। इतना बड़ा कर्ज उमा भारती सरकार ने लिया, उसके बाद कर्ज बढ़ते ही बढ़ते जा रहा है। तो कर्ज कहीं भी कर्ज के पैसे का सदुपयोग नहीं होता है। मैं बार बार फिर रिपीट कर रहा हूं। रमेश जी का ये भी कहना था कि जब जब सरकारें बदली है, लगातार जैसे जैसे समय बढ़ता जाता है, कर्ज भी बढ़ता जाता है, चाहे कांग्रेस की सरकार हो या बीजेपी की सरकार हो। ऐसे में आपने कर्ज कम करने के लिए क्या किया? दिग्विजय सिंह जी के समय 5,000 करोड़ कर्ज था, जो उमा भारती समय तत्काल बाद 36,000 कर्ज हो गया। कितना कर्ज लिया? प्रदेश की स्थिति यथावत है, क्या चेंज किया? कोई बदलाव नहीं आया। ठीक है, प्रियंका जी। इन्हें अगर बात करना चाहे कर्ज का जो एक इन्होंने मोटिव दिया है, तो ये मैं बार बार कहती हूँ कि पहले आप ये भी देखिए कि डेवलपमेंट के क्या हुए हैं। आज अगर हम बात करें दूध उत्पादन में, अगर तीसरे स्थान पे मध्य प्रदेश भारत के अंदर रिप्रेजेंट कर रहा है, तो वो आपका डेवलपमेंट के अंतर्गत ही काउंट किया जाएगा। कि आज हम बात करें कि सबसे ज्यादा दूध उत्पादन करने में हम आगे बढ़ चुके हैं। मत्स्य उत्पादन में हमारा जो है वो डेवलपमेंट हुआ है। स्टार्टअप्स जो है वो कई गुना चालू किए गए हैं, जो कि लोगों की एक नई और एक उद्यम सोच को बढ़ाते हैं। दूसरी चीज मैं कहूँ कि ये मेरा कोट किया हुआ नहीं है, ये हमारे जो महात्मा गांधी जी थे वो भी ये कहते थे कि एजुकेशन जो होना चाहिए वो स्किल्ड बेस्ड एजुकेशन होना चाहिए, जिसमें अगर हम आज बात करें कि बच्चा, अगर मैं अपनी नहीं कर रही हूँ ये बात, मेरे ख्याल से माननीय हमारे भाई साहब भी इससे सहमत होंगे कि हमारा एजुकेशन सिस्टम इस तरह से पहले डिजाइन किया गया था कि बच्चा लगभग ग्रेजुएशन करने तक वो कमाई से बिल्कुल दूर ही रहता था। वो सिर्फ पढ़ाई कर रहा है, उसको स्किल मालूम
में नहीं है कि उसे अगर मान लीजिए नौकरी है जिसको हम कहते हैं सिर्फ सरकारी नौकरी जो एक फोकस हुआ करती थी, उसके अलावा उसने कभी सोचा ही नहीं कि वो उसके अलावा और क्या कर सकता है। इस सोच को बदलना भी बहुत आवश्यक है, जिसको मैं कहती हूँ कि जो आज स्टार्टअप्स की जो शुरुआत हुई है जिसमें लोगों ने अपने खुद के मध्य से, अगर हम बात करें सरकारी योजनाओं का फायदा लेते हुए जो अपने स्टार्टअप क्रिएट करे, तो आज आप देखिए कि EPFO का रिकॉर्ड जो है उसमें आप देखिए रिकॉर्ड तो लोग आज 16 करोड़ से ज्यादा लोगों ने। ठीक है, तो कहीं ना कहीं MSME पर फोकस यहाँ पर सरकार की ओर से किया गया है। नीलाभ जी से इस पर प्रतिक्रिया लेना चाहूंगी। नीलाभ जी, एक और सरकार कह रही है, या फिर हम बीजेपी की बात करें, उनके द्वारा ये कहा जा रहा है कि हम स्वरोजगार को बढ़ावा दे रहे हैं, रोजगार लेने वाले नहीं बल्कि देने वाले बना रहे हैं, MSME पर फोकस किया जा रहा है, लेकिन तब भी आप कहते हैं कि भ्रष्टाचार हो रहा है। देखिए, एक बात बताएं, 18 साल से इनकी सरकार मध्य प्रदेश में, लगभग 2014 से केंद्र में इनकी सरकार है, डबल इंजन की सरकार का तोता घमंड करते हैं हमें डबल इंजन सरकार है। उसके बाद भी बेरोजगारी प्रतिशत लगातार बढ़ता क्यों जा रहा है? लोग बेरोजगार क्यों हो रहे हैं? उद्योग धंधे बंद क्यों हो रहे हैं? छोटे उद्योग खत्म क्यों हो रहे हैं? छोटे व्यापारी खत्म क्यों हो रहे हैं? का सीधी बात है कि आप जो उसका लाभ सिर्फ अपने चहेते उद्योगपतियों को दे रहे हैं। जो छोटे किसान हैं, छोटे व्यापारी, इनको आप खत्म करते जा रहे हैं। एक न तो इंफ्रास्ट्रक्चर दे पा रहे हैं, उन्हें लोन दे पा रहे हैं, उनकी कर्ज माफी कर पा रहे हैं। अब बड़े बड़े उद्योगपतियों का तो ठीक है, समय काफी कम है। मैं प्रियंका जी से 10 सेकंड की प्रतिक्रिया लेना चाहूंगी। जी, इसका जवाब दे दीजिए नीलाभ जी ने जो आरोप लगाया है। देखिए, अगर हम बात करें, चाहे आप किसान की बात करें, चाहे आप युवा की बात करें, चाहे अन्नदाता की बात करें, चाहे महिलाओं के स्टार्टअप से उनके स्वरोजगार की बात करें, हर चीज के लिए जो भी भारतीय जनता पार्टी ने या हमारी सरकार में जो वादे किए वो जमीनी स्तर पर आज लोग उससे लाभान्वित हो रहे हैं, जिसके कारण मध्य प्रदेश की स्थिति कई गुना ज्यादा बेहतर हो चुकी है। कृषि में जो सिंचाई का रकबा बढ़ा है, चाहे विद्युत में हम बात करें, चाहे सौर ऊर्जा के प्लांट्स की बात करें, चाहे सड़कों के जाल की बात करें, या इसके आज हम कहें कि बिल्कुल, तो देखा जा सकता है कि एक और लगातार कांग्रेस कई सारे आरोप लगा रही है, लेकिन वहीं पर बीजेपी का कहना है कि कई सारे विकास भी किए हैं और उपलब्धियां भी गिनाई जा रही है। ठीक है, लेखानुदान आने वाला है, अब से ठीक से 11 बजे वित्त मंत्री जगदीश देवड़ा लेखानुदान पेश करेंगे, लेकिन आप तीनों पर मेरी बस एक सेकंड की प्रतिक्रिया चाहिए मुझे। चाहे नीलाभ जी की बात करें, राकेश जी या रमेश जी, आपसे बस 10-10 सेकंड की प्रतिक्रिया कि आप इस लेखानुदान में क्या क्या उम्मीदें करते हैं, एक शब्द में जवाब दे दीजिए। रमेश जी, आपसे शुरुआत करें। अभी इसमें कोई बहुत ज्यादा उम्मीद नहीं करता, ये कम होगा, जो कि मैंने सबसे पहले कहा था, ना बहुत ज्यादा प्रशंसा का, ना बहुत ज्यादा आलोचना का, लेकिन गरीब को, गांव को, महिला को, युवा को और किसान को इसमें कुछ प्राथमिकता हो सकती है। जी ठीक है, राकेश जी। देखिए, लेखानुदान है ये सिर्फ 3 महीने के लिए होता है। इसके बाद जो फाइनेंशियल ईयर 2024-25 का बजट आएगा उसमें इंफ्रास्ट्रक्चर, इंडस्ट्रियल, महिला, किसान, आदिवासी और युवाओं को केंद्र में रखकर सरकार को विचार करना चाहिए। जी बिल्कुल, तो अब देखने वाली बात होगी कि किस प्रकार से यहाँ पर लेखानुदान में प्रावधान किए जाते हैं और वित्त मंत्री किस प्रकार से इसमें क्या कुछ खास ऐड भी करते हुए नजर आते हैं। फिलहाल के लिए आप सभी मेहमानों का बहुत शुक्रिया हमसे बातचीत करने के लिए और इस चर्चा में हमारे साथ में शामिल होने के लिए। तो देखिए, ठीक 11 बजे सदन में वित्त मंत्री जगदीश देवड़ा अपना लेखानुदान बजट पेश करेंगे, जो कि 1 लाख करोड़ से भी ज्यादा का होने वाला है। कई सारी उम्मीदें यहाँ पर लगाई जा रही है, लेकिन विपक्ष भी लगातार निशाना साधते हुए नजर आ रहा है। अब ऐसे में सवाल यही कि 2024 का लोकसभा चुनाव काफी करीब है। ऐसे में निश्चित तौर पर जनता को कहीं ना कहीं इस लेखानुदान से और अंतरिम बजट से काफी ज्यादा उम्मीदें हैं। सवाल यही कि क्या इन उम्मीदों पर बीजेपी या राज्य सरकार खड़ी उतर पाएगी? क्या मोहन सरकार का ये बजट कहीं ना कहीं जनता का मन मोह पाएगा? ये बड़ा सवाल है। फिलहाल के लिए इतना ही। देखते रहिए नादी टीवी। नमस्कार।